या फिर मुसलमान भी हो, उसके साथ क्या सुलूक किया जा रहा है। ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है, उससे मैं आपको बता रहा हूं। बांग्लादेश में तबलीगी सुन्नी और शिया गुट भिड़ गए हैं और 12 लोगों की इस भिड़ंत में मौत हुई है। इसमें 100 लोग घायल भी हुए हैं। ढाका से 40 किलोमीटर दूर टोंगी में हिंसा हुई। इसमें तबलीगी जमात है, इसके दो गुटों के बीच झड़प हुई। मौलाना साद जो कि हिंदुस्तान के सिंपैथाइजर हैं और मौलाना जुबैर के समर्थक भिड़ गए और संभवतः यही एक वजह रही है जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच। दोनों के समर्थक भिड़े और इस दौरान 12 लोगों की मौत हुई है। तो बांग्लादेश में जो भी आवाज उठा रहा है हिंदुओं के समर्थन में, वहां पर हो रहे अत्याचारों के समर्थन में, फिर चाहे वो इस्कॉन के गुरुजी हों जिनको अभी तक जेल में बंद रखा है, उनको वकील नहीं मिल रहा है, जो वकील मिलता है उसको मारपीट कर अस्पताल के बेड पर पहुंचा दिया जाता है, या फिर बांग्लादेश के ही जो इस्लामिस्ट हैं वो भी अगर हिंदुओं के फेवर में आवाज़ उठाते हैं तो उनके साथ ऐसा सुलूक किया जाता है। जैसा कि आप इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हैं, ये ढाका की तस्वीरें हैं जहाँ पर मौलाना साद के जो समर्थक जो भारत के समर्थन में आवाज़ उठा रहे थे उनके साथ इस तरह से मारपीट की गई है और इस मारपीट में 12 लोगों की मौत की खबर है, 100 लोग घायल भी हुए हैं। ये हाल है इस वक्त बांग्लादेश में। जो हिंदुस्तान के फेवर में आवाज़ उठाएगा उसको इसी तरीके से मारा जाएगा, ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। प्रोफेसर मनोज, मैं आपके पास आ रहा हूँ। यही दिख भी रहा है वहाँ पर, जो आवाज़ उठाएगा फिलहाल तो वो कट्टरपंथ का शिकार होगा, फिर वो रेडिकल इस्लामिज्म का शिकार होगा और वो फंडामेंटलिज्म का शिकार होगा। उसको रहने नहीं देंगे, उसको मार देंगे। पिछले बहुत दिनों से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं और लगातार जो यूनुस के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड हैं, महफूज आलम और वो नजरुल, ये लगातार धमकियां भी दे रहे हैं। देखिए रोहित जी, एक चीज आपको समझना होगा, हम सभी को भी समझना होगा कि कोई भी देश है वो अपना एनिमी को समझता है। और बांग्लादेश का जब से ओरिजिन हुआ है वो हमारा बड़ा ही स्ट्रेटेजी पार्टनर रहा है, सब कुछ रहा है। लेकिन उस बांग्लादेश के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो बेसिकली वो जिहादी, एक तरीके से जिहादी मानसिकता के लोग हैं जो कि भारत के साथ संबंध बिगाड़ रहे हैं। और वहां पे जिस प्रकार से हिंदू के साथ जो एट्रोसिटी की जा रही है वो कहीं से भी कोई इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। लेकिन एक चीज समझना होगा कि भारत आज के डेट में या पहले भी जब उसको ओरिजिन जब हुआ था तो भारत की क्या भूमिका रही थी। और अभी हमारे जो हमारे आर्मी सहगल साहब जो बता रहे थे कि युद्ध किसी चीज का सोल्यूशन नहीं है। और बांग्लादेश भारत के लिए मतलब बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से उसके इंटरनल मैटर में वहां पे एक हिंदू समाज और माइनॉरिटी खास करके बुद्धिस्ट समाज को जिस तरीके से वहां पे एट्रोसिटी की जा रही है, वो पूरे अभी 86 कंट्री ने उसको एक तरीके से बहिष्कार किया। लेकिन उसके बावजूद भी तो मैं ये मानता हूं कि वहां पे अलकायदा और रोहिंग्या, और बेसिकली इसमें ऑब्वियस इसमें पाकिस्तान की भी भूमिका रही है। और इसके पहले जो हमारे बाइडन साहब का जो गवर्नमेंट थी उसमें उनकी जो डीप स्टेट का था वो भी रोल था। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से शेख हसीना को वहां से उन लोगों ने मतलब एक तरीके से चुनी हुई सरकार को अपदस्थ किया। तो ये एक पूरी एक स्ट्रेटेजी है और जियो पॉलिटिक्स का अध्ययन है। आप चाहे भारत के अंदर देख लीजिए, मणिपुर की जो समस्या थी, ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। और आज जो अराकन का जो स्थिति जिस प्रकार से वो अपना वहां पे इंटरफेयर कर रहा है, तो मुझे लगता है कि एक तरीके से बांग्लादेश की स्थिति सैंडविच की स्थिति बनने जा रही है। क्योंकि भारत ने भी धीरे धीरे अपने डिप्लोमेटिक तरीके से और जो उसका आर्थिक जो सैंक्शन है वो लगाना शुरू कर दिया है। और अगर ये अपने आप को अगर आने वाले कुछ दिनों में अगर अपने आप को ठीक नहीं करते, क्योंकि एक चीज आपने बड़ा अच्छा कहा, क्योंकि वहां की जो फंडामेंटलिस्ट हैं वो नहीं चाहते हैं कि आने वाले समय में भारत के साथ कोई संबंध अच्छा रह सके, और इसीलिए इस तरीके से ये चीजें की जा रही है। लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि भारत हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, उसे बिल्कुल ही इस पे कड़ा स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि हमारा नेबर एलाई है। और जिस प्रकार से वहां पे हमारा एक इंटरेस्ट रहा है हर चीज को लेकर और उसका भारत के साथ रहा है, तो मुझे लगता है कि भारत सरकार को भी इसमें हालांकि ऑब्वियसली इस पे काम जो फॉरेन मंत्रालय कर रहा है, लेकिन एक्ट के रूप में हमें तुरंत एक्शन दिखना भी चाहिए। क्योंकि आज वहाँ की जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जिस प्रकार से अभी आज एक न्यूज आई है, एक महिला को जिस प्रकार से उठाया गया है, तो मुझे लगता है कि कोई भी सभ्य समाज इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और अगर ये देखिए, आप देख सकते हैं भारत में भी बांग्लादेशी बहुत लोग हैं यहाँ पे रोहिंग्या भी, ऐसा नहीं है, अलकायदा हर जगह पे एक्टिव है। तो इस समय पूरे वर्ल्ड में जिस प्रकार से एक जिहादी मानसिकता को लेके एक, और पहले आप चुनाव के पहले भी देख सकते थे कि जब 2024 का जो जनरल इलेक्शन था उसके पहले किस तरीके का माहौल बनाया गया, लेकिन उन्हें उसमें सफलता नहीं मिली। अब ये लोग नेबर कंट्रीज के माध्यम से कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश की जनता को इस चीज को समझना चाहिए कि आने वाले समय में उनकी दिन पाकिस्तान से भी बुरी स्थिति हो जाएगी। और इसमें अगर भारत अगर अपने एग्जिस्टेंस पे अगर आ गया, जिस प्रकार से उसकी चाहे मिलिट्री पावर हो या इकोनॉमिक पावर हो या जो उसका एक वर्ल्ड जो एक परसेप्शन है, अगर उस पर आ गया, तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश का एग्जिस्टेंस भारत ने तो बनाया, लेकिन मुझे लगता है कि उसको समाप्त होने में समय नहीं लगेगा। क्योंकि आज आपको समझना होगा कि आज का जो नेतृत्व है जो भारत है,
वो आप अगर पहले से तुलना करेंगे तो उसका जो हम बोलते थे ना कि सॉफ्ट नेशन, कि भारत एक सॉफ्ट नेशन है, लेकिन उसके साथ अब वो पीछे मुड़ के देखने वाला नहीं है। चाइना हमारे सामने एग्जाम्पल है, चाहे वो डोकलाम वाली जो घटना हो, या आप देख सकते हैं इसके पहले चाहे पाकिस्तान के साथ जो भी घटना को, ये भी रशिया यूक्रेन के क्राइसिस में देख सकते हैं। तो देखिए, कोई भी नेशन लीडर से बनता है, और लीडर का जो डिसीजन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि हम किस प्रकार से अपने देश की जनता के इंटरेस्ट को फुलफिल करते हैं और अपने बॉर्डर को सुरक्षित रखते हैं। और आप देख सकते हैं कि भारत के जितने बॉर्डर स्टेट है, चाहे नॉर्थ ईस्ट के जितने हमारे जो राज्य हैं, वहां पे किस तरीके की समस्याएं पैदा की जा रही थी। ये नहीं है कि इंटरनल है, ये सब एक्सटर्नल फोर्सेज है। और आज ऑब्वियस है कि चाइना भी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उसमें उसका रोल प्ले कर रहा है। पाकिस्तान का ऑब्वियस है कि इसमें रोल है, और अमेरिका ऑलरेडी पहले से कर रहा था। तो हमें इन सब चीजों को भी ध्यान में रख के ठीक है। मतलब आकलन करना चाहिए और इस पे काम करना चाहिए सरकार के माध्यम बिल्कुल। से। प्रोफेसर मनोज कुमार, आपने 3-4 टर्म का इस्तेमाल किया, जिहादी मानसिकता, कट्टरपंथ, रेडिकल इस्लामिज्म। तो ये बांग्लादेश में है, और इसको मैं दिखाना चाहता हूं बड़ी वॉल पर। मैं चाहूंगा, मैं अपने पीसीआर से कहूंगा कि मैं बड़ी वॉल की तरफ मूव कर रहा हूं। इसमें कैसे जो वहां के जमात इस्लामी के आतंकी हैं, मैं उनको आतंकी कहूंगा जमात इस्लामी के, वो कैसे लाउडस्पीकर लेकर खुलेआम घोषणा कर रहे हैं। वो क्या घोषणा कर रहे हैं वो जरा मैं आपको दिखाना चाहूंगा। बड़ी वॉल पर उसको आप रखें, और ये देखिए, ये लाउडस्पीकर लेकर कह रहे हैं कि कुरान वाला कानून हम लागू करेंगे, और वो कह रहे हैं कि अब जो बांग्लादेश है वो कुरान के संविधान से चलेगा। यानी कि वो साफ तौर पर कह रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं। इसको तो हम यहां पर हिंदुस्तान में बैठे देख रहे हैं, वहां पर मोहम्मद यूनुस भी देख रहे हैं, उनकी सरकार के सारे लोग देख रहे हैं, और इस पर चुप्पी साधे बैठे हैं। इसका मतलब कि वो इसको स्वीकार कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं खुलेआम कि कुरान वाला कानून हम लागू करेंगे, यानी कि हमारा जो संविधान है बांग्लादेश का, वो अब कुरान के कानून से चलेगा। यानी कि हिंदुओं के लिए वहां पर कोई भी जगह नहीं होगी। मैं इस तस्वीर के साथ साथ ही मैं अमृतानंद जी के पास जाना चाहूंगा। स्वामी जी, ये क्या दिखा रहा है? ये यही दिखा रहा है कि सिर्फ कट्टर मानसिकता है? और अगर ये कट्टर मानसिकता वहां पर है, क्योंकि जो तस्वीर है ये बांग्लादेश के हिंदू इलाके की है, जहां पर जमात इस्लामी के ये आतंकी लोगों को धमकी दे रहे हैं हिंदुओं को कि या तो इस्लाम अपना लो, क्योंकि हम यहां पर कानून लागू करने जा रहे हैं, शरिया कानून, नहीं तो फिर जो होगा उसके लिए तैयार रहो। कैसे रहेंगे ऐसे में? रोहित पुनेठा जी, सभी विद्वान पैनलिस्ट को मैं प्रणाम करता हूं जी। और भारत सरकार से पहली मांग करता हूं मैं कि जो हमारे चिन्मय दास जी हैं, जिनको जेल में रखा गया है, जिस तरह से विंग कमांडर अभिनंदन जी को भारत सरकार ने वापस लाया, इसी तरह से कोई ठोस कदम दिखाते हुए बांग्लादेश को के प्रति कड़ा एक्शन लेकर के अविलंब चिन्मय दास जी को भारत लाया जाए। इनके खून में है। आप एक बात समझिए, अभी आप बता रहे हैं कि शिया सुन्नी लड़ रहे हैं। इनके जो सबसे बड़े पैगंबर साहब हैं, उन्हीं के बारे में मैंने पढ़ा, अब वो सही है कि गलत है, उसमें उन्होंने लिखा कि इनके 73 फिरके हैं। अब जो 72 फिरके जो हैं वो सब काफिर हैं। आप समझिए कि ये आपस में भी लड़ेंगे, पूरी दुनिया को शांति से नहीं रहने देंगे। ये तब तक केवल अच्छा रहते हैं, इनकी कट्टरवादी मानसिकता है। अगर छिटपुट कोई छोटी सी घटना हो जाती है भारत में, तो उसको पूरे वर्ल्ड की मानवता घायल हो जाती है। आज जो बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए हो रहा है, अविलंब भारत सरकार कुछ न कुछ एक्शन ले, ताकि जो इनकी कट्टर मानसिकता है उनको थोड़ा सा औकात तो दिखाए। हमको भारत से कुछ नहीं तो म्यांमार से भारत को सीख ले लेना चाहिए, इजराइल से ले लेना चाहिए। अपने लोगों के लिए इजराइल किस तरह से लड़ता है, भाई हमारे लोग हैं। इनके साथ इनकी मानसिकता देखिए, इन्होंने भारत से कट करके इस्लाम के नाम से तो वो देश बना लिया, और भारत में भी वही हो रहा है। अभी आप देखिए, कहीं पर भी देखिए, इनके कारनामे ऐसे हैं। इन्होंने, आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, रजिया से लेकर के सारे इतिहासकारों को देख लीजिए, इन्होंने अपने लोगों के साथ कृतज्ञता नहीं निभाया, तो भारत ने जो बांग्लादेश के लिए क्या बोलते हैं, जैसे गंगा जमुना पूरे देश को जल दे रही है ना, उस तरह से ब्रह्मपुत्र जैसे पूरी दुनिया को सींच रहा है, अपने चाइना से लेके बांग्लादेश तक। इस तरह से भारत ने पूरे बांग्लादेश को पल्लवित पुष्पित फलित किया। बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान टका का उदाहरण देता था कि बांग्लादेश किस तरह से भारत के संपर्क में है और फल फूल रहा है, लेकिन वही टका वाले भारत को आंख दिखा रहे, करे परमाणु बम से उड़ा देंगे। अरे आज ही हम कह रहे हैं कि डायरेक्ट एक्शन लेना चाहिए, और सबसे पहले बांग्लादेश को तो तुरंत उसकी नानी याद आ जाएगी
चिन्मय दास जी को सकुशल भारत को में लाने के लिए भारत को आज ही कोई न कोई कदम उठाना चाहिए, ताकि इनकी औकात इनको मालूम पड़े। बिल्कुल जी, मैं आपके पास आता हूं, मैं अब जैद साहब के पास भी चलूंगा, लेकिन उससे पहले एक और तस्वीर मुझे दिखानी है, क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं ना, ये एक तरीके से ये वहाँ के जो हिंदू हैं वो कितने असुरक्षित हैं ये भाव भी बताती है। इस तस्वीर को देखिए, ये बांग्लादेश में बीरगंज इलाका है जहाँ पर एक हिंदू मंदिर था। इस हिंदू मंदिर को यहाँ पर तोड़ा फोड़ा गया, वहाँ पर देवी की प्रतिमा स्थापित थी, उस प्रतिमा को आप देखिए कैसे खंडित यहाँ पर किया गया। मंदिर में जो दान पात्र रखा हुआ था उसको चुरा कर ले गए, जो घंटियाँ थी उनको भी चुरा लिया, जो दान पात्र यहाँ पर रखा हुआ था उसको भी चुरा लिया। तो ये इस तरह की जो घटनाएं हैं बांग्लादेश में, वो हर गुजरते दिन के साथ हम देख रहे हैं कि बढ़ती जा रही हैं। और ये चीज़ें हैं जो बताती हैं कि वहाँ पर रह रहे जो हिंदू हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, वो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं और उनके साथ किस तरीके का सलूक वहाँ पर किया जा रहा है। मैं जैद साहब के पास चल रहा हूँ। जैद साहब, इलाज क्या है इस तरीके के कट्टरपंथ का? क्योंकि हम देख रहे हैं कि भारत में तो लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, और भारत के जो मुसलमान हैं वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि हमारे हिंदू भाइयों को बांग्लादेश में सुरक्षित होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी बांग्लादेश सुधर नहीं रहा है। एक और तो कहता है, मान रहा है कि हाँ भाई छुटपुट घटनाएं हुई हैं, छुटपुट, लेकिन इसका सुधार तो कहीं दिख नहीं रहा है। देखिए, एक शेर से बात शुरू करता हूँ। बांग्लादेश के ऊपर ये शेर जाता है कि खुद को कितने आसानी से मशहूर किया है मैंने, अपने से बड़ों को गाली देके। अब आता हूँ कि बांग्लादेश, आप देखें जो इलेक्शन से पहले चाइनीज इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रांग थी, उसे एहसास था कि ट्रम्प की सरकार आ रही है। पहले समझने की कोशिश करिएगा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या हो रहा है। बहुत बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं यहाँ पे। उसने क्या काम किया है कि सबसे पूरा अफ्रीका एक पावर अगर रखता है ट्रेडिंग जोन के हिसाब से, तो उससे बड़ी ताकत हिंदुस्तान रखती है। अगर अमेरिका को कोई आज बीट कर सकता है इकोनॉमिकली बैरियर से, आज कहीं ना कहीं टच कर सकता है, तो वो पूरा मार्केट हिंदुस्तान है, इंडिया है, भारत है। तो चाइनीज इंटेलिजेंस इतने स्ट्रांग थी कि ट्रम्प की सरकार आ रही थी और पूरी दुनिया एक अलग ड्रीम में थी, मगर चाइनीज इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रांग थी, वो सरकार ने हमसे एक मुआहदा, हमारे तरफ रुझान दिखाया, हमें तरफ झुकना शुरू किया और हमसे एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट से एक रिलेशन डेवलप कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? कि ट्रम्प की सरकार आ रही थी। इससे पहले जो एक्सपीरियंस चाइनीज गवर्नमेंट की हुई थी, कहीं ना कहीं जो ट्रेड जोन के मामले में जो ने बैन लगा था, वो तमाम चीज, प्लस हांगकांग से जो फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म किया गया है, हांगकांग से जो सिक्योरिटी लॉ पास किया गया, तमाम ड्यूरिंग द ट्रम्प के दौरान हुआ था। ये तमाम चीज एक मुद्दा था जिससे पूरी की पूरी इकोनॉमिक, चाइनीज इकोनॉमिक क्लैश कर रही थी। इसी दौरान जब हिंदुस्तान से एक रिलेशन डेवलप हो रहा था, एक ऐसी सरकार जो जमहूरियत से आई थी बांग्लादेश में, उसे उखाड़ के फेंका गया। किसने फेंका? शेख हसीना का एक स्टेटमेंट था कि कहीं ना कहीं हम वेस्टर्न कंट्री को हमने एक जगह नहीं दिया, एक एयरपोर्ट नहीं दिया, मिलिट्री बेस नहीं दिया, मुझे उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। ये एक प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट था। उसी पे जब उनको उखाड़ के फेंका जा रहा है तो कौन लाके शेख यूनुस को बैठाया गया? इस पे भी गौर फिक्र करने की बात है। बांग्लादेश से चाइनीज, आप सोचिए, बांग्लादेश आज से 2 साल कबल जब हमें कोई न्यूज़पेपर उठाते थे तो एक इकोनॉमिक्स जीडीपी की बात होती थी बांग्लादेश की, जो बांग्लादेश की स्किल वर्कर की बात होती थी। मगर आज बांग्लादेश कहाँ जा रहा है, इसके पीछे रीजन कहीं ना कहीं एक वेस्टर्न। अब आते आज जो माइनॉरिटी का हाल बांग्लादेश में हो रहा है पूरे वेस्टर्न कल्चर में। मैं अभी इंग्लैंड में बैठा हूँ, आज के भी न्यूज़पेपर आप उठा के देखें, मैं लंदन में हूँ, आज के भी न्यूज़पेपर आप उठा के देखें, कहीं पर भी आपको एक छोटा सा कॉलम नहीं मिलेगा माइनॉरिटी के मामले में। ना अमेरिका के कोई न्यूज़पेपर में मिला है, ना सिर्फ एक हिंदुस्तान है जो बात कर रहा है जी। इसे इंटरनेशनल फॉर्म में आज तक किसी प्लेटफॉर्म में नहीं बात हुई है। अब आते हैं आज जो माहौल, आज जो प्रेजेंट गवर्नमेंट, जो आज एक्सीडेंटल गवर्नमेंट जो बनी, जिस दिन बनने के बाद कितने ही, मैं ये अल्फाज नहीं कहूंगा जिहादी, जिहाद के माने अरबी में कुछ और आता है, बिकॉज मैं एक अरबी का तालिब इल्म हूं, तो मैं उस भाई को समझा नहीं पा रहा था। एक तालिबानी सोच के लोग हैं जिन्हें रिलीज किया गया है, जमात इस्लामी तमाम के तमाम। ये जो जमीन पे आंदोलन स्टूडेंट के साथ कौन कर रहे थे बांग्लादेश में ड्यूरिंग द प्रेजेंट ऑफ द उस दौरान पे, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आज शेख यूनुस के पास चॉइस नहीं है कि इनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। क्यों? जब आप किसी की हुकूमत उखाड़ रहे थे, जिसको आपने इस्तेमाल किया था, वो तमाम चीज आपके अगेंस्ट कल फिर खड़े हो सकते हैं, क्यों? आपको उनकी ताकत का एहसास है।
तो एक आदमी का हाल ऐसा है, जब निगलने बन रहा है ना उगलने बन रहा है। बात समझ पा रहे हैं? अब जी। आते हैं शेख यूनुस साहब के पास तमाम जितनी भी ताकत लगा दे। चाइनीज बहुत बहुत अक्लमंद, इंटेलिजेंट है, बहुत अक्लमंद गवर्नमेंट, इसमें ये इंटरफेयर नहीं करेगी। आपको याद होगा 1971 में जब अमेरिका अपना सैयारा भेज रहा था इंडियन ओशियन में, जब ये आजाद हो रहा था ये मुल्क, जब हिंदुस्तान ऑलरेडी से डिक्लेयर कर चुका था ये मुल्क है बांग्लादेश, चाइनीज उस वक्त भी पाकिस्तान को बाय बाय कहा गया था। ये इतने मौके परस कौन है? आज भी चाइनीज यहाँ से मौके परस करके, इनका एक पॉलिसी है, आपके चाइनीज के पास एक पॉलिसी है, आई एम इन्वेस्टिंग द मनी, मेरा रिवार्ड क्या है ये मुझे बताइए। पूरा अफ्रीका से लेके श्रीलंका से लेके वन बेल्ट वन रोड कॉन्सेप्ट जो इनका स्टार्ट करने की पूरी पॉलिसी थी, ये कहीं ना कहीं ये जहां पैसा लगा रहे हैं वहां से एक इंटरेस्ट गेन करके वापस चले जा रहे हैं। मगर कोई इंटरफियर ये नहीं करना चाहते हैं कि हिंदुस्तान एक इतनी बड़ी मार्केट है, इसलिए कि अमेरिकन मार्केट पे इंपोर्ट ड्यूटी जो लगाए आने वाली, जो सरकार लगाएगी अमेरिकन सरकार अभी, ये आपको पता है जब से सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद से आज तक इंग्लैंड पे इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाया था अमेरिका ने। मगर ये सरकार जो आ रही है कहीं ना कहीं 5% इंपोर्ट ड्यूटी भी लगाएगी और पूरे दुनिया में एक ऐसा माहौल बनने वाला है कि आप देखेंगे कि जो इन्फ्लुएंस है, एक्सपेंस, जो महंगाई है बहुत तेजी से ऊपर जाने वाली है, ये तमाम दिख रहा है। ठीक है, मैं मगर एक और जवाब देना, एक मीठी सी जवाब देना चाहता हूँ। मेरे एक भाई ने भी यहाँ कहा कि ये पूरा ये कौम है, मजहबी तौर पे यहाँ बात नहीं होनी चाहिए। हम मुसलमानों को भी खराब लग रहा है, मैं नहीं चाहता था पॉलिटिकल बात करूं। एज अ मुसलमान जब उन्होंने बात रखा कि ये तमाम इसी तरह होते हैं, कुछ असामाजिक तत्व होते हैं हर समाज में। आप एक पूरे कौम और पूरे मजहब को नहीं कह सकते। मैंने बिल्कुल अपनी बात में यही कहा कि यहाँ पर रहने वाले जो मुसलमान हैं उनके दिलों में भी दर्द है वहाँ हिंदुओं के लिए। मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक मजहब से मुंसलिक हूँ। अगर मैं नहीं कहता हूँ तो मैं जिम्मेदारी नहीं उठाता हूँ। मेरे पास भी बहुत सी बातें हैं, मगर पॉलिटिकल बात हो जाएगी। मैं अगर आज कह दूं कि मोदी साहब अपने मुल्क के हिंदू को नहीं बचा पा रहे, बांग्लादेश के हिंदू को कैसे बचा पाएंगे, तो ये जवाब तो नहीं होता ना। मैं बोलूंगा मणिपुर के हिंदू को नहीं बचा पाए तो कैसे बचाएंगे, हासरत के हिंदू को नहीं बचा पाए तो बांग्लादेश के हिंदू को कैसे बचाएंगे। तो बात ऐसे नहीं हो पाएगी। बात है कि आज इंटरनेशनल फॉर्म में हमारा, आज मैं एक मुसलमान होने के नाते, मोदी साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, एक हिंदू के नाते वो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। बिल्कुल ठीक बात आपने की। इससे पहले कि मैं सहगल सर के पास चलूं, एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और बड़ी खबर यह है कि भारत के विरोध में बांग्लादेश अब बर्बादी की ओर बढ़ रहा है। पिछले 4 महीनों में 2 लाख करोड़ रुपए बांग्लादेश के डूब चुके हैं और बांग्लादेश में इस वक्त महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। भारत पर 94% है बांग्लादेश की निर्भरता। 2022-23 में व्यापार जो हुआ था वो 16 अरब डॉलर का हुआ था। बांग्लादेश से निर्यात 2 अरब डॉलर, भारत से निर्यात 14 अरब डॉलर का हुआ था। बांग्लादेश में कपड़ा उद्योग सबसे अहम है। कपास और जो कच्चा माल होता है इस कपड़े उद्योग के लिए वो भारत से जाता है। 35% कपास भारत भेजता है बांग्लादेश को, तब वहां पर कपड़ा बनता है। लेकिन आज दुनिया भर के बाजारों में एक भी कपड़ा मेड इन बांग्लादेश नहीं दिख रहा है, क्योंकि बांग्लादेश से पूरी सप्लाई चेन इस वक्त बर्बाद हो चुकी है। बताया यह भी जा रहा है कि बांग्लादेश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल औद्योगिक पार्क सहित 900 फैक्ट्रियां वहां पर बंद हो चुकी हैं। खबर यह भी है कि बांग्लादेश संकट से भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री में तेजी आई है। कपास, लहसुन, प्याज, गेहूं, चावल, चीनी, अनाज, पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, प्लास्टिक और इस्पात के लिए भी उसका एकमात्र साथी भारत ही है। लेकिन भारत से रिश्ते खराब करके बांग्लादेश को सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही हुआ है। बेरोजगारी और महंगाई इस वक्त बांग्लादेश में चरम पर है। मैं पीके सहगल सर के पास चल रहा हूं। सर, इसी स्ट्रेटेजिक मूव की हम बात कर रहे थे। बांग्लादेश ने शायद बिना सोचे समझे, वो जो कट्टरपंथी वाला माइंडसेट होता है, उस माइंडसेट के चलते भारत से, अगर मैं साफ शुद्ध शब्द में कहूं तो पंगा तो ले लिया है, लेकिन नुकसान बड़ा वही झेल रहा है। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। इनफैक्ट उसके पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो भी इतने कम हो चुके हैं कि अगले 8-10-15 दिन में वो वास्तव में वही हालत हो जाएगी उसकी जो पाकिस्तान की हुई या श्रीलंका की हुई। वहाँ के लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी खराब हो जाएगी कि जो बाकी लोग हैं वो इन आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बांग्लादेश की समय अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन है 170 मिलियन। इसमें से 1% लोग भी नहीं है जो कट्टरपंथी है। अगर 1% भी हो तो 1.7 मिलियन, ये कुछ लाख ही हैं, शायद कुछ लाख भी नहीं होंगे, शायद 1 लाख के करीब है जो बाकी सारे कौम को तबाह कर रहे हैं। और इस तबाही से बचने के लिए
होना हो, हिंदुस्तान के साथ रिश्ते नाते इंप्रूव करने पड़ेंगे। उनका जैसे कि आपने कहा मेन सोर्स ऑफ इनकम या मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू था टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो दुनिया सेकंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री या थर्ड लार्जेस्ट उनकी थी। उसका जो रॉ मटेरियल था हिंदुस्तान से सप्लाई होता था, हिंदुस्तान से सप्लाई होना बंद हो गया है। बिजली हिंदुस्तान उसको दे रहा था, ऑयल और गैस हिंदुस्तान उसको दे रहा था, पानी हिंदुस्तान दे रहा है बड़े बड़े पैमाने पर। और हिंदुस्तान इनमें थोड़ी सी भी कटौती करे तो बांग्लादेश के घुटने टिक जाएंगे। वास्तव में हमारी जो खुफिया एजेंसीज हैं बड़े पैमाने पर, वहाँ पे अवामी लीग अभी भी है, वो अंडरग्राउंड है। हमको हर हालत में अवामी लीग को हर प्रकार से सपोर्ट करना है। आने वाले समय में अवामी लीग दोबारा खड़ा होगा, उसको बाइकआउट नहीं किया जा सकता। वो बहुत बड़ी पार्टी है और बड़े कायम थी, और हमारे हित में होगा कि उसको हर प्रकार से सपोर्ट किया जाए। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो गरजते हैं सो बरसते नहीं। वो जो कर्नल साहब बोल रहे थे, वास्तव में वो भी साफ तौर पे जानते हैं कि उसके पीछे कोई दम नहीं है। अब देखो, ईरान ने बड़े पैमाने पर कोशिश की जी नॉर्थ कोरिया से वेपन बम खरीदने के लिए, पाकिस्तान से खरीदने के लिए, रशिया से या चाइना से, किसी ने उसको नहीं दिया। और वो इजराइल के सामने भी हर प्रकार से झुक रहा है। उसका जो एक्सेस और रेजिस्टेंस है वो खत्म हो गया है। हिजबुल्लाह तकरीबन तबाही हो गई है। हमास काफी कमजोर हो चुका है। सीरिया जो है, उनका जो सप्लाई लाइन थी वो कम्प्लीटली लेबनान की तरफ से और यमन की तरफ वो सब खत्म हो गई है। और उनको अपनी चिंता है कि कोई ऐसी कार्रवाई ना इजराइल कर ले जिसमें वहां पे चेंज ऑफ गवर्नमेंट हो जाए। इसी माफिक पाकिस्तान किसी प्रकार से उनको न्यूक्लियर वेपन नहीं देगा, ना ही चाइना देगा, जितनी मर्जी कोशिश कर ले। पहली बात है, बांग्लादेश के पास पैसा ही नहीं इसको खरीदने के लिए। अच्छा, बांग्लादेश को यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि जिस अराकान आर्मी ने, अभी छोटी सी अराकान आर्मी ने बांग्लादेश की नाक में दम किया हुआ है, उस अराकान आर्मी की 95% फंडिंग जो है वो चीन से हो रही है। उसको ये नहीं दिख रहा है। देखो, अराकान आर्मी ने 270 किलोमीटर एरिया जो है बांग्लादेश का पूरा, बांग्लादेश का म्यांमार बॉर्डर है, पूरा का पूरा बॉर्डर जो है सील कर लिया है। सारे बॉर्डर के ऊपर अराकान आर्मी है, और अराकान आर्मी ने काफी जगह पे घुसपैठ की है। और वो घुसपैठ ऐसी जगह की है जहाँ पे 10 लाख जो रिफ्यूजीज हैं, रोहिंग्या, जिनको बांग्लादेश वापस भेजना चाहता था, उसके काफी नजदीक है। सेंट मार्टिन आइलैंड के काफी नजदीक है। तो ये स्ट्रेटेजिकली बड़ा वाइटल है। और बांग्लादेश को साफ तौर पर नजर आ रहा है कि वो कुछ भी कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं कर पा रहे। सेकंड इज, अराकान आर्मी ने साफ तौर पे जो कुछ चीजें कही है वो हिंदुस्तान की तरफ सपोर्ट कर रहा है। अराकान आर्मी जो है उसको कुछ समय समय पर कभी चीन उसको सपोर्ट करता है, कभी चीन उसके अगेंस्ट होता है, अपने हित को निगाह में रखते हुए। लेकिन इस समय अराकान आर्मी जो है काफी ज्यादा पावरफुल होती जा रही है। म्यांमार की आर्मी को भी बड़ी चुनौती दे रही है। ठीक है। और हो सकता है कि अगले साल या 2 साल में म्यांमार में भी जो मिलिट्री रूल है वो खत्म हो जाए। तो अराकान आर्मी जो है वो हर प्रकार से हिंदुस्तान के पक्ष में इस समय बांग्लादेश, मैं दोबारा बोलता हूँ कि बांग्लादेश की आर्मी और एयरफोर्स और नेवी के साथ हिंदुस्तान के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। मैंने खुद कई 100 बांग्लादेश के ऑफिसर्स को ट्रेन किया आर्मी वॉर कॉलेज में। वो किसी प्रकार से हमारे खिलाफ बगावत में हिस्सा नहीं लेंगे। बिल्कुल, ये बड़ी बात कही सर आपने। मैं निपुण के पास चल रहा हूँ। निपुण, एक बात और कही जनरल साहब ने कि जो बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी हैं वो कुछ हैं, जो बांग्लादेश की जनसंख्या है उसका 1-1.5% 2% शायद रहे होंगे। लेकिन सवाल यह है कि दिक्कत यह है कि वो कट्टरपंथी बांग्लादेश की सरकार चला रहे हैं। लेकिन कट्टरपंथियों में भी अपनी बुद्धि तो होगी ना कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है। पाकिस्तान की मदद ले रहे हैं, उस पर उछल रहे हैं। वो देख नहीं रहे हैं कि पाकिस्तान के हाथ में तो हमेशा कटोरा रहता है। जी, नहीं, बिल्कुल सही सहगल साहब ने भी कहा, और मैं पहले भी सब कुछ सुन रहा था। देखिए, एक तो बात है कि वहाँ पे जो कट्टरपंथी की हम बात करें तो करीब 20 से 25% जो रजाकार, जो शेख हसीना ने कहा था, जिसके बाद ये आंदोलन और ज्यादा उग्र हुआ था, जो सो कॉल्ड छात्र अपना वो बोलते हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो वो जो रजाकार है 20 से 25%, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के समर्थन में थे। और जब वहां पर कर्नल टिक्का खां अपनी फोर्स को लेकर पहुंचा था, ऑपरेशन सर्च लाइट, तो उसमें रजाकारों ने साथ में मिलकर वहां पर क्या किया था, एट्रोसिटीज की थी। आप देखिए, बांग्लादेश को अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश में 3 पॉलिटिकल पावर्स हैं। एक आप देखेंगे अवामी लीग, बीएनपी, और तीसरा आपका जमात को आप देखेंगे आज भी 20-25% लोग हैं। जब खालिदा जिया पावर में आती है 91 में, 2001 में, तो जमात के सपोर्ट से आती है, और जमात के कई सारे नेताओं को वो अपने यहाँ पर मिनिस्ट्री में जगह भी देती है।
आवश्यकता क्या, वहां पर जो शेख हसीना ने पूरा फैब्रिक बनाया हुआ था बांग्लादेश का, वो एक सेकुलर फैब्रिक बनाया हुआ था। लेकिन बीएनपी और साथ में जमात मिलकर वहां का पूरा पूरा रेडिकल एक फैब्रिक बनाने का प्रयास, एक इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट जो होता है, कट्टरपंथी जो होता है, उसका फैब्रिक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और आपने जो बात कही कि जो कट्टरपंथी होते हैं, कट्टरपंथी इतना सोचते कहाँ है? अगर इतना सोचते, आप देखिए आईएसआईएस की बात करें, जिस प्रकार के आप संगठन तालिबान किस्म की आप बात करें, ये यही तो मिस्टेक करते हैं, यही ये गलती करते हैं। और आज आपने जो कहा अराकान आर्मी, कि अराकान आर्मी जिस प्रकार से चैलेंज कर रही, चुनौती दे रही है, आज स्थिति ये है कि बांग्लादेश जो है वो एक हॉस्टाइल कंट्री जैसा बन गया है। 3 ओर से हम इसके बैठे हुए हैं, हमसे घिरा हुआ है, और एक साइड में उसका आपका अराकान आर्मी स्टार्ट हो गई है। स्थिति ये है कि अराकान आर्मी कहीं ना कहीं बहुत बड़े एरिया पर अपने कब्जे करने की, यानी कि उसको कंट्रोल करने की क्षमता रख रही है। जिस अराकान आर्मी ने रखाइन स्टेट से जुंटा फोर्सेस को हटा दिया हो, तो ये बहुत बड़ी बात है कि वो आगे बांग्लादेश में भी एक बड़ी एक्शन ले सकती है। तो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से रेडिकल वहां पर हुए पाकिस्तान के दम पर, पाकिस्तान की तो स्थिति आज चलिए हम मानते 60 के दशक का पाकिस्तान है, जिसकी जीडीपी हमसे अच्छी थी। लेकिन बात है कि यहाँ पर केवल केवल पाकिस्तान के दम पर वो नहीं है। पाकिस्तान के दम पर तो वहां करते ही नहीं, मुझे लगता है कि किसी प्रकार की कोई भी एक्शन वहां पे नहीं होता। पाकिस्तान के साथ तो उन्होंने एक सॉफ्ट पावर जो पाकिस्तान ने लेके चला, आप पाकिस्तान का पिछले कई सालों की मूवीज देखिए, वहां के ड्रामा देखिए, फिल्में देखिए, वो आपका बुक्स देखिए, उन्होंने कोशिश की कि एक सॉफ्ट पावर की तरह एक इमोशनल एंगल करने का प्रयास किया जाए। लेकिन आईएसआई एक्टिव तो रही, बस बात यह है कि जब तक आपको फंडिंग नहीं होगी, आपके पास में पैसा नहीं होगा, आप कैसे सपोर्ट कर देंगे? तो मैं कतई मानने को तैयार नहीं हूँ कि केवल पाकिस्तान के सपोर्ट से ये पूरी घटनाक्रम हो गया। इस घटनाक्रम में अमेरिका, चीन दोनों इन्वॉल्वमेंट रहे हैं। चीन का अपना बेनिफिट में लेकर चीन अपने हित में देख रहा है, अमेरिका अपने इंटरेस्ट में देख रहा है। तो वो दोनों के इंटरेस्ट के कारण हुआ। मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है जो शेख हसीना बोल रही थी वो समय पहले कि भाई एक व्हाइट मैन ने उसे सेट माउंटेन आइडल माना और एक नए देश की बात चल रही है, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ उस और चीजें बढ़ रही हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारे लिए मैं एक छोटा छोटा रिएक्शन सबसे एक और लेता हूं। लेकिन जैद भाई, अमेरिका तो अब भारत के फेवर में खड़ा हुआ दिख रहा है। वहां के जो सांसद हैं वो लगातार इस पर आवाज उठा रहे हैं। बल्कि एक सांसद ने तो अब मांग की है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी कहा है, अपनी जो विदेश मंत्रालय उनसे भी कहा है कि भाई आप सैंक्शंस लगाइए बांग्लादेश पर। दुनिया में अभी पूरी दुनिया हिंदुस्तान को इग्नोर नहीं कर सकती। हिंदुस्तान ऐसी जगह आके खड़ा हो चुका है कि इतनी मेहनत से आके खड़ा हो चुका है कि आज हिंदुस्तान को कोई इग्नोर नहीं कर सकती। आज कहीं ना कहीं पूरे अमेरिका में हम 0.1% है, मगर हमारी बात होती है। क्यों बात होती है? कहीं ना कहीं हम बैठे हुए हैं और एक ताकत में बैठे हुए और एक पोजीशन पे बैठे हुए। ये एक दूसरा पहलू हो जाता है। अब आते हैं पूरे हिंदुस्तान को इग्नोर नहीं कर सकते। आप 1970s उठाइएगा, किस तरह से अमेरिका ने इस चाइनीज को सपोर्ट किया रशिया को तोड़ने के लिए। मगर आज उसी चाइनीज उनके लिए एक पेन है, एक दर्द है, जिसे वो तमाम के तमाम इंडिया एक प्लेटफॉर्म आज इस जगह पे इंडिया है कि इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकता अमेरिका। अब आते हैं कि आज चाइनीज एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आप चीन को इग्नोर नहीं कर, चीन बड़ा हो चुका है। चीन बड़ा हो चुका है और अमेरिका कहीं ना कहीं, ये दो चीज है जो अमेरिका को एक डर है, चीन को एक डर है कि ताइवान का लेके। ताइवान एक बहुत बड़ा मसला चीन के साथ चल रहा है। कहीं कब ये क्या करेगा ये किसी को नहीं पता, मगर ये नहीं चाहता है कि एक जबानी तौर पे मुल्क बना था। आप बात पे गौर करिएगा, मजहबी तौर पे मुल्क नहीं बना था ये बांग्लादेश, जबान पे मुल्क बना था। ये जबान का मुल्क था, ये बंगालियों का मुल्क था, इस तरह मुल्क बना था। तो इससे में अगर पाकिस्तान तकसीम हुई थी, अगर पाकिस्तान से इंडिपेंडेंट जबान पे मिला, मजहब पे एक मुल्क बना था 1947 पे, वो मुल्क था पाकिस्तान। अगर वो मजहब पे मुल्क बनता और रहता तो बांग्लादेश उससे बाहर नहीं निकलता। तो मजहबी तौर पे कोई मुल्क ताकतवर नहीं हो सकता। ये बात दिमाग में रखिएगा। अब आते हैं जबानी तौर पे ये मुल्क बना था। आज माइनॉरिटी का जो हाल आज बांग्लादेश में है, ये आज से नहीं है। ये जब ब्रिटिश इंडिया था, जब दो हिस्से में बंगाल को बांटा जा रहा था, जब बंगाल, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये तमाम एक, और बांग्लादेश और आसाम, ये तमाम एक बंगाल होता था। उस दौरान जब बांटा जा रहा था ब्रिटिश इंडिया के दौरान पे, तो वहां पर मुसलमानों की तादाद ज्यादा थी। तो उनको जब बांटा गया तो ठीक है, मेरे पास जैद भाई आखिरी कुछ मिनट में एक रिएक्शन प्रोफेसर मनोज से भी मैं ले लेता हूं। प्रोफेसर मनोज, क्या जो अमेरिका का इंटरफेरेंस है और 20 जनवरी को अब जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो भी अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे, उनका माइंडसेट बिल्कुल अलग है।
तो क्या ये चीजें कुछ इम्पैक्ट करेंगी इन हालातों को? देखिए रोहित जी, जो भी डेवलप कंट्री है, अमेरिका की शुरू से पॉलिसीज रही है कि वो अपने इंटरेस्ट को सबसे पहले देखता है और उसी के आधार पे वो मदद भी करता है और फिर बाद में एनिमिटी भी किसी न किसी को आगे करके करता है। उसका इतिहास रहा। अभी आप इस एरिया में जो भी क्राइसिस हो रहा है, बेसिकली अमेरिका एक प्रॉक्सी वार वहां पे हो रहा है, जिसमें चाइना का भी रोल है, अमेरिका का भी रोल है और पाकिस्तान का भी रोल है। लेकिन अभी पिछले जब शेख हसीना को अपदस्थ किया गया तो उस समय चाइना बिल्कुल साइलेंट था, क्योंकि वो पूरा ऑपरेशन अमेरिका का था। लेकिन आप खुद समझ सकते हैं कि अमेरिका जब इस एरिया में इन करेगा तो चाइना कैसे शांत रह सकता है। तो आज चाइना ने, आज आप देख सकते हैं जिस प्रकार से अराकन आर्मी जो जा रही है, क्योंकि उसका पूरा फंडिंग चाइना करता है और उसकी 30,000 की जो आर्मी है, आप इसका इतिहास आप देखें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो जापान के साथ इन लोगों ने फाइट किया था। तो इनका एक अपना एक इतिहास है और मुझे लगता है कि ये जिस प्रकार से अभी हमारे जो पैनलिस्ट बता रहे थे कि लगभग 270 किलोमीटर एरिया पे उन्होंने एक तरीके से अपना कब्जा कर लिया है, तो ये मुझे लगता है कि ये स्थिति और भी वॉलेटाइल होने जा रही है आने वाली स्थिति में और इसमें चाइना बिल्कुल रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहेगा कि इस एरिया में अमेरिका का इंटरफेरेंस बढ़े। और ऑब्वियसली कि 20 जनवरी के बाद से जिस प्रकार से हमारे डेमोक्रेट्स के रिपब्लिकन्स और जो जिस प्रकार का वहां का जो चुनाव हुआ और जो मैंडेट आया है उसमें ट्रम्प के आने के बाद से ये स्थिति और भी ज्यादा तेज होगी। और अभी आप पहले हमारे एक वक्ता बोल भी रहे थे कि चाइना का जो इंटेलिजेंसी है उसको पहले से पता चल गया था और उसने भारत की, तो ये ठीक है, ये एक फैक्टर हो सकता है। लेकिन उसके अलावा भी भारत का जो एक उभरता हुआ जो एक स्वरूप है, आज हम वर्ल्ड के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और डेमोक्रेसी के आधार पे है। यहाँ पे कोई डिक्टेटरशिप नहीं है। हम यहाँ चुनाव के माध्यम से सत्ता में आ रहे हैं और अमेरिका भी इस चीज को रिप्रेजेंट करता है, डेमोक्रेसी को करता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि चाइना में डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है। वो कभी भी नहीं चाहेगा कि भारत एक उभर के आ गया है, क्योंकि वहां पे लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है और इसीलिए वो कभी भारत के साथ दोस्ती दिखाता है, फिर कभी प्रॉब्लम क्रिएट करता है ताकि उसकी इकोनॉमी बनी रहे। लेकिन भारत आज उससे आगे निकल चुका है और मुझे लगता है कि इसका बहुत ही त्वरित हम लोगों को इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, जिस प्रकार से भारत सरकार डिप्लोमेटिक तरीके से काम कर रही है इस विषय को लेकर। बिल्कुल, और व्यापारिक तौर पर तो हमने तोड़ ही दिया है, क्योंकि आंकड़े भी मैंने दिखा दिए कि किस तरीके से पिछले 4 महीनों में बांग्लादेश सोच रहा है कि उसने बहुत कुछ हासिल कर लिया है, तो हासिल नहीं किया। उसने भारत से मुंह मोड़कर, भारत की दोस्ती का हाथ छोड़कर उसने सिर्फ और सिर्फ अपना और अपने लोगों का नुकसान किया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए, और जो अपना एक्सपीरियंस था बांग्लादेश को लेकर वो आपने मेरे साथ शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप